अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो प्रीवियस जो हमारा सेशन था उसमें हमने एक सिंपल सी गेम क्रिएट की जिसमें दो डाइस जो थी हमारे पास इन्वॉल्व हो रही थी। और इन दोनों डाइस को यूज़ करते हुए हम लोग रैंडम नंबर जनरेट करवा रहे थे 1 से 6 के दरमियान। और रैंडम नंबर की बेस पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि प्लेयर 1 विनर है या प्लेयर 2 विनर है। और इसमें एक सिर्फ कंडीशन ये थी कि अगर दोनों दफ़ा हमारे पास रिजल्ट सेम आ रहा है, मतलब दोनों नंबर्स इक्वल हैं, तो उस केस में हमारा जो यूज़र है वो मैच ड्रा करवा दे या जो हमारा रिजल्ट है वो ड्रॉ हो जाए। तो इस सारी की सारी असाइनमेंट के अंदर हम लोगों ने सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज किया। और जो रेलेवेंट इमेजेस थी उनको हम लोगों ने रन टाइम के ऊपर जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज करवाया। जो हमारे पास ड्रम किट वाली एग्जांपल है, ड्रम किट वाली एप्लीकेशन के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपके पास ऑलरेडी उसने प्लेस होल्डर्स बनाए हुए हैं, इंटरफेस आपका रेडी है। आपने सिर्फ रेलेवेंट प्लेस होल्डर्स में अपनी मर्जी के इक्विपमेंट्स को प्लेस करवाना है। तो इमेजेस शो करवाएंगे सबसे पहले हम लोग। फिर उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप इनमें से किसी भी की के ऊपर या किसी भी बटन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो उस क्लिक की सूरत में एक तो एनिमेशन प्ले हो। एनिमेशन क्या है कि आपका बटन प्रेस होकर दोबारा वापस अपनी असल हालत में आ जाता है। और दूसरी रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि जो रेलिवेंट साउंड है वो भी प्ले होनी चाहिए। तो एक तो ये क्लिक के ऊपर हम लोग काम करना चाह रहे हैं, और दूसरा अगर वो क्लिक नहीं करता और इनमें से कोई भी की प्रेस करता है, फॉर एग्जाम्पल WASD JKL, इनमें से अगर कोई भी की प्रेस होती है तो उस की के हिसाब से जो रेलिवेंट हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले हो जाए। तो अब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उसने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच भी हमें दी हुई है। और जो सोर्स फाइल है हमारे पास, ये जिसको आप लोग अपनी बेस फाइल कह सकते हैं, बेस प्रोजेक्ट के तौर पे ले सकते हैं, वो भी उसने दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इस बेस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो इसमें इंडेक्स के नाम से हमारे पास HTML फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है। और ऑलरेडी स्टाइल शीट के अंदर जो बेसिक हमारी स्टाइलिंग है वो परफॉर्म हो चुकी है। इमेजेस के अंदर सारे इक्विपमेंट की अलग अलग इमेजेस हैं। और साउंड्स के अंदर इन सारे इक्विपमेंट के रेलेवेंट साउंड MP3 फॉर्मेट के अंदर पड़ी हुई हैं। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि उसने जो हमें बेस प्रोजेक्ट दिया है वो किस फॉर्मेट के अंदर दिया है या उसके अंदर कौन सा काम ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर हम लोग इसको प्रीव्यू में ओपन करते हैं और बेटर विजिबिलिटी के लिए इसको हम लोग अपने ब्राउजर में ओपन करवा लेते हैं, तो ब्राउजर के अंदर इसकी जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो WASD JKL नाम से कीज हमारे पास बनी हुई है, लेकिन अभी तक इनके ऊपर इंस्ट्रूमेंट प्लेस नहीं हुए। तो अब इंस्ट्रूमेंट प्लेस करवाने के लिए हम लोग अपने कोड में देख लेते हैं क्या क्या हम लोग चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इसको क्लोज कर लेते हैं। और प्लेस होल्डर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। हमें सिर्फ क्या करना है कि इन प्लेस होल्डर्स की जगह पे जाके रेलिवेंट इमेजेस को प्लेस करवाना है। ऑलरेडी हमारे पास हर एक की हर एक बटन के हिसाब से उसने क्लासेस यूज की हुई हैं। हम सिर्फ उन क्लासेस के अगेंस्ट जो इक्विपमेंट है उनकी इमेजेस प्लेस करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ सिंपली मैं कह देता हूँ कि जी बैकग्राउंड इमेज जो है वो चेंज करनी है। अब इमेज आप लोगों ने बैकग्राउंड की अगर चेंज की है CSS में से पहले, तो आपको पता है कि उसका जो लिंक है वो हम लोग URL की सूरत में देते हैं। तो ये होगा इमेजेस स्लैश लेट्स सपोज Tom 1 मैं यहाँ पर रखवा देता हूँ। और इसी तरह बाकी की जो इमेजेस हैं उसको भी मैं प्लेस करवा दूंगा। तो बार बार लिखने के बजाय सिंपली हम लोग, सॉरी, इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। और दूसरे पे Tom 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास Tom 3 है। डी के ऊपर हम लोग Tom 4 को प्लेस करवा लेते हैं। और उसके बाद जे पे हमारे पास तीन डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं। उसमें एक है हमारे पास किक, स्नेयर और क्रैश के नाम से। तो इसको इसी सीक्वेंस में रखवाते हैं जिस सीक्वेंस में उसने एग्जाम्पल के अंदर यूज किया हुआ है। तो किक, दूसरे पे हम लोगों ने रखवा दिया स्नेयर, और तीसरे पे हम लोगों ने रखवा दिया क्रैश। अब इमेजेस को हमने अपने प्लेस होल्डर्स के साथ, या जो हमने प्लेस होल्डर पे उसको डिस्प्ले करवाना था उसके हिसाब से हमने इसको प्लेस करवा दिया। अब रेलिवेंट इक्विपमेंट हमारे पास डिफरेंट कीज के ऊपर प्लेस हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। मतलब मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तब भी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। और अगर मैं इसके ऊपर सॉरी की प्रेस करता हूँ WASDJ में से, तब भी हमारे पास कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है। तो अब हम लोग जावास्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं और जावास्क्रिप्ट में ये दोनों काम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वापस हम लोग आ जाते हैं, स्टाइल से रेलिवेंट हमारा जो काम है वो खत्म हो चुका है। जावास्क्रिप्ट में कोड करने से पहले इस चीज़ को इंश्योर कर लेते हैं कि क्या ये जावास्क्रिप्ट की फाइल हमारी HTML के साथ लिंक है या नहीं है। तो करंटली इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। तो सिंपली हम लोग जो स्क्रिप्ट है उसका एलिमेंट इस्तेमाल करते हुए इन दोनों का आपस में लिंक करवा लेते हैं। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट के फाइल को हमने लिंक करवा दिया। पहला काम तो हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि जब इनमें से कोई भी की प्रेस हो
तो एक तो एनिमेशन शो होनी चाहिए और दूसरा एक साउंड प्ले होनी चाहिए। अब साउंड भी जाहिर सी बात है रेलिवेंट होनी चाहिए हमारे इक्विपमेंट के जो हमने प्लेस करवाया हुआ है। तो दो फंक्शंस हम लोग लिख लेते हैं। एक फंक्शन का नाम हम लोग रखवा लेते हैं लेट्स सपोज प्ले साउंड के नाम से। और प्ले साउंड का फंक्शन जेनेरिक होगा। इनमें से कोई भी की हमारे पास ऐसा इनपुट आएगी तो उस रेलिवेंट की के हिसाब से रेलिवेंट इंस्ट्रूमेंट हमारा प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट के तौर पे हम लोग ले लेते हैं करैक्टर। करैक्टर की डाटा टाइप वगैरह आपको पता है, मैं डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे पास जो पैरामीटर है ये लाजमी आएगा इस फंक्शन में, तो उसके बाद ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। अब हम लोग एक पहली कंडीशन ये लगा लेते हैं कि अगर तो जो करैक्टर हमारे पास इस फंक्शन में आ रहा है एज अ पैरामीटर, उसकी वैल्यू इक्वल टू है डब्ल्यू के, जो कि इस केस में हमारा फर्स्ट बटन बन रहा है। तो उस केस में हमारे पास टॉम वन की साउंड प्ले होनी चाहिए। अच्छा, अब इस केस में हमने ऑलरेडी एक लाइन ऑफ कोड देखा हुआ है कि अगर हमने कहीं पे साउंड को हैंडल करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑडियो का ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट साउंड इज इक्वल टू न्यू ऑडियो। और ऑडियो के कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो ऑडियो के ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग अपनी ऑडियो का जो एड्रेस है वो पास करेंगे। तो हमारे केस में वो इस टाइम साउंड्स के अंदर टॉम वन, आई थिंक शो डैश वन डॉट एम पी थ्री के नाम से पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को हम लोग देखें साउंड्स के फोल्डर में टॉम डैश वन डॉट एम पी थ्री के नेम से पड़ा हुआ है। अब ये साउंड का एक नया ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करवा लिया है। अब इस पे जो भी चीज़ हमारे पास पड़ी होगी या जो भी साउंड हमारे पास पड़ी होगी उसको हम लोग सिंपली प्ले करवा देंगे। अब ये केस हमने सिर्फ इम्प्लीमेंट किया है डब्ल्यू के लिए। अब लेट्स सपोज हमारे पास की आ जाती है ए की सूरत में हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है कि टॉम टू की जो साउंड है वो प्ले होनी चाहिए। सिमिलरली एस के लिए हमारे पास टॉम थ्री की साउंड प्ले होनी चाहिए। तो ये हम लोग इफ एल्स कंडीशंस को यूज करते हुए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा सूटेबल हमारे लिए हो सकता था कि हम लोग स्विचेस यूज कर लें, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का जो कंपैरिजन है वो रिलेटिवली हमारे लिए आसान हो जाता है। तो बहरहाल इट्स अप टू यू कि आप इफ एल्स कंडीशंस यूज करते हैं या फिर स्विच यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जे के लिए हम लोगों ने यूज किया है किक। यहाँ पे इसका नेम थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद के ऊपर हमने जिस इंस्ट्रूमेंट की इमेज प्लेस करवाई इट इज स्नेयर। ठीक है, स्नेयर डॉट एम पी थ्री। और सॉरी के और एल के ऊपर जिसकी इमेज हमने प्लेस करवाई हुई है इट इज क्रैश। उसको भी हम लोग चेंज करवा देते हैं क्रैश के साथ। तो मैंने एक फंक्शन लिख लिया। अब इस फंक्शन को अपनी वर्किंग करने के लिए सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए कि कौन सा करेक्टर हमारे पास क्लिक हुआ है। तो जैसे ही इसको करेक्टर का पता चलेगा उस करेक्टर के हिसाब से ऑटोमेटिकली ये आपकी जो रेलेवेंट साउंड है वो प्ले करवा देगा। अब ये फंक्शन हमने रखवा लिया। अब हमने इवेंट हैंडलर लगाने हैं या हमने सेलेक्ट करना है इन सारे के सारे बटन्स को, और उन बटन्स के ऊपर हम लोगों ने इवेंट हैंडलर लगाने हैं। तो फिलहाल कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही, हम लोगों ने इवेंट्स अप्लाई करने हैं इन बटन्स के ऊपर। तो पहले तो इन सारे बटन्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब सारे बटन्स को सेलेक्ट करने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ बटन्स के नेम से, और डॉक्यूमेंट में से जो कि हमारा डॉम है मैं उससे कहता हूँ कि जी क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू आप लेके आए वो सारे के सारे एलिमेंट्स जिसकी क्लास ड्रम है। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि सारे के सारे वो एलिमेंट्स आएंगे जिसकी क्लास यहाँ पे क्या है ड्रम। लेकिन यहाँ पे हमने अप्लाई किया क्यूरी सिलेक्टर। तो क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है, ये सिर्फ एक एलिमेंट रिटर्न करता है। तो जहां पे इसको पहला एलिमेंट मिल गया जिसकी क्लास ड्रम है, तो वहां पे ये क्यूरी सिलेक्टर हमें वो एलिमेंट रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मुझे वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जो कि ड्रम क्लास के साथ है, तो फिर मैं यूज करूंगा क्यूरी सिलेक्टर आर। तो ये क्यूरी सिलेक्टर आल अब क्या करेगा, वो सारे के सारे एलिमेंट सेलेक्ट करवा के देगा जिनकी क्लास हमने ड्रम डिफाइन की हुई है। तो अगर मैं क्यूरी सिलेक्टर सिर्फ यूज करता हूँ और ड्रम की क्लास को इस्तेमाल करूंगा तो ये सिर्फ पहला बटन मुझे रिटर्न करेगा। बाकी बटन्स मेरे पास रिटर्न नहीं होंगे, ये वो सिलेक्ट नहीं होंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन अगर मैं क्यूरी सिलेक्टर ऑल यूज कर रहा हूँ तो ये सारे के सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनकी क्लास हमने ड्रम रखवाई हुई है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मुझे सिर्फ करना क्या है कि एक एक बटन को पकड़ना है और उस बटन के ऊपर मुझे इवेंट हैंडलर लगाना है, इवेंट लिसनर लगाना है। तो अब बटन्स की हमारे पास एक अरे क्रिएट हो चुकी है जिसमें ये सारे के सारे बटन्स मौजूद है।
तो उसको आइटरेट करने के लिए हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि हमारे पास एक बड़ा यूनिक लूप है फॉर ईच के नाम से। तो हम इस फॉर ईच लूप को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो फॉर ईच का लूप, अगर आपको इसका डायरेक्ट सिंटेक्स पता है तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास विजुअल स्टूडियो के अंदर इसके सिंटेक्स का जो सैंपल है वो ऑलरेडी मौजूद है। तो आपको अरे को सिर्फ रिप्लेस करना है अपनी कस्टमाइज अरे के साथ, या जो भी आपने अरे का नाम डिफाइन किया हुआ है। और उसके बाद आप अपने आइटरेटर का नाम एलिमेंट रखना है तो एलिमेंट रखवा लें। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन बेटर प्रैक्टिस ये है कि अगर आपकी अरे के अंदर जो चीज़ें हैं वो प्लूरल नेम के साथ पड़ी हुई हैं, तो आपको सिंगुलर नेम यूज़ करते हुए अपनी अरे का जो आइटरेटर है वो क्रिएट करें। तो बहरहाल अब ये क्या करेगा, ये लूप मेरे सारे जो भी बटन सिलेक्टेड हैं उनमें से एक एक बटन को उठाता जाएगा, और उन बटन्स के साथ मैं अपना इवेंट लिसनर जो है वो अटैच करता जाऊंगा। तो इवेंट लिसनर सबसे पहले तो क्लिक के लिए मुझे चाहिए कि जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूं तो एक स्पेसिफिक साउंड प्ले होनी चाहिए, और उस साउंड के साथ साथ एक एनिमेशन भी प्ले होनी चाहिए। फिलहाल एनिमेशन से रेलिवेंट हमने कोई काम परफॉर्म नहीं किया, लेकिन साउंड प्ले होनी चाहिए एटलीस्ट। तो इस केस में हम लोग अब क्या करते हैं कि बटन जो कि ऑलरेडी हमारे पास सिलेक्टेड है इस लिस्ट में से, उस बटन में से हम लोग कह देते हैं कि जी आपने एक इवेंट लिसनर इसके साथ अटैच करना है। इवेंट लिसनर के फंक्शन को जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इसमें दो चीजें हमने एज अ पैरामीटर प्रोवाइड करनी होती हैं। सबसे पहले तो कौन सा इवेंट अकर होगा, और दूसरा उस इवेंट के बाद कौन सी फंक्शनैलिटी आपने एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ पे आप किसी फंक्शन का नेम पास कर दें, और अगर आपने फंक्शन यहाँ पे एक्चुअली डिफाइन करना है तो हम उसे डिफाइन करेंगे एज अ एनोनिमस फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन के लिए मैंने एरो जो नोटेशन है उसको इस्तेमाल किया है। अब मैंने क्या किया, सारे के सारे बटन्स को वन बाय वन पकड़ा, और उन सारे बटन्स के साथ मैंने क्लिक के अगेंस्ट एक इवेंट लगा दिया। अब वो इवेंट में क्या लगा रहा हूँ, मैं इवेंट उससे ये कह रहा हूँ कि आपने प्ले साउंड का फंक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन प्ले साउंड के फंक्शन ने तब तक एग्जीक्यूट नहीं होना जब तक मैं पैरामीटर में उसको करेक्टर नहीं बताता कि वो कौन सा करेक्टर है। तो जितने भी इवेंट लिसनर लग रहे हैं इन सारे के सारे इवेंट लिसनर के साथ मैं कह सकता हूँ कि जी बटन के अंदर टेक्स्ट कंटेंट में हमारा रेलिवेंट करेक्टर पड़ा हुआ है। तो हर एक बटन के अंदर हमने रेलिवेंट करेक्टर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो इसी लॉजिक को यूज करते हुए मैं इसको कहूंगा कि जो भी टेक्स्ट टेक्स्ट कंटेंट है वो एज अ पैरामीटर पास कर दो तुम प्ले साउंड के फंक्शन को। तो बहरहाल इसको हम लोग सेव करते हैं और वापस अपने ब्राउजर में जाते हैं, और चेक करते हैं कि क्या ये क्लिक का फंक्शन प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा। आई डोंट नो कि आपको ये साउंड आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन हमारे पास जो इन रेलेवेंट इंस्ट्रूमेंट की साउंड है वो क्लिक के ऊपर अब प्ले हो रही है। ठीक है, मे बी मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि अगर सिस्टम साउंड वगैरह इसमें प्ले हो सके तो। ओके, मैंने सिस्टम साउंड इसमें प्ले किए हैं, तो लेट्स सी। एक काम हमने ये कर लिया कि रेलेवेंट बटन के क्लिक के ऊपर हमारा जो रेलेवेंट साउंड है वो प्ले हो रहा है। सेकंड काम अब हमारे जिम्मे ये है कि हमने एक एनिमेशन प्ले करनी है। तो एनिमेशन के सिलसिले में अगर हम लोग आउटकम देखें तो जिसके ऊपर वो क्लिक कर रहा है वो थोड़ी देर के लिए प्रेस होता है, और उसके बाद वापस अपनी जो ओरिजिनल कंडीशन है उसमें आ जाता है। तो एक की प्रेस की हमारे पास एनिमेशन शो होती है। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न हम लोग मेंटेन करके रखते हैं, कि जो काम स्टाइलिंग से रेलिवेंट है वो जावास्क्रिप्ट में परफॉर्म नहीं होगा। तो स्टाइल की अगर आप सीएसएस देखें तो इसमें ऑलरेडी एक क्लास हमारे पास इंप्लीमेंटेड है प्रेस्ट के नाम से। तो अगर ये क्लास हमारे पास उसने लिखी हुई है तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ क्लास लिस्ट इस क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे और वापस इसको इसकी असल हालत में लेके जाएंगे। तो लेट्स सपोज एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे लिखवा लेते हैं, और उसका नाम हम लोग रखवा लेते हैं प्ले एनिमेशन। ठीक है, और इस प्ले एनिमेशन के फंक्शन ने अपना काम तब तक नहीं करना जब तक इसको रेलिवेंट कैरेक्टर नहीं मिल जाता जिसके अगेंस्ट हमारी एनिमेशन प्ले होने जा रही है। अब प्ले एनिमेशन के इस फंक्शन ने ये काम परफॉर्म करना है कि बटन को इसने सेलेक्ट करना है, और उस सिलेक्टेड बटन को इसने प्रेस करवाना है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। अब इसमें मैं क्यूरी सिलेक्टर आल की बजाय सिर्फ क्यूरी सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे
क्यूरी सिलेक्टर में सिर्फ एक एलिमेंट रिक्वायर्ड है। अगर मुझे पूरी की पूरी लिस्ट रिक्वायर्ड होती सारे के सारे बटन्स की, तो मैं क्यूरी सिलेक्टर ऑल यूज कर सकता था। तो डॉक्यूमेंट में से मैंने सिर्फ उस वाले बटन को सिलेक्ट करवाना है जिसका करेक्टर मैच हो रहा है हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो अगर ए वो करेगा तो ये वाला बटन हमारा सिलेक्ट होना चाहिए, अगर जे करेगा तो ये वाला बटन सिलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी करेक्टर आएगा उस करेक्टर की हम लोग जो क्लास लिस्ट है। तो हमने करेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट करवा लिया, लेकिन इसके साथ एक इशू ये है, क्योंकि क्लास की बेस के ऊपर सिलेक्शन कर रहे हैं, तो क्लास की बेस पे हम लोगों ने इससे पहले एक डॉट अप्लाई करना है। तो डॉट अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने इसको कह दिया कि जी क्लास लिस्ट, और उसमें एक क्लास है हमारे पास प्रेस्ट के नाम से, तो उसको यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है। अब क्लास इसने यहाँ पे प्रेस्ट ऐड कर दी, इसको एक दफ़ा चला के देखते हैं आउटकम हमारे पास क्या आती है। तो आउटकम लगाने से पहले हम लोग यहाँ पे कह देते हैं प्ले एनिमेशन, और इसमें जो रेलिवेंट करेक्टर है हमारा वो बिल्कुल वैसे ही पास कर देते हैं जिस तरह प्ले साउंड के लिए हम लोगों ने करेक्टर पास किया हुआ है। तो वापस अपने ब्राउज़र में आते हैं, इसको रिफ्रेश एक दफ़ा कर लेते हैं। तो जिस जिस की को अब मैं प्रेस करता जा रहा हूँ वो एनिमेशन शो करेगी, लेकिन ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं जा रही। तो इसका मतलब है कि अगर क्लास मैंने इंप्लीमेंट की है तो कुछ देर के बाद इस क्लास को मुझे रिमूव भी करना है। तो यहाँ पे जो प्ले एनिमेशन है, प्ले एनिमेशन के अंदर हम लोग फंक्शन यूज कर सकते हैं सेट टाइम आउट का। तो सेट टाइम आउट का फंक्शन क्या करेगा, कुछ देर के लिए वेट करेगा, मतलब कुछ देर के लिए हमारी इस बटन की जो एनिमेशन है उसको प्रेस करके रखेगा, और उसके बाद इसको वापस इसकी ओरिजिनल कंडीशन में ले जाएगा। अब सेट टाइम आउट का जो फंक्शन है इसमें भी हमें पता है कि दो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और दूसरा हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद एग्जीक्यूट होगा। तो टाइम के केस में फिलहाल लेट्स सपोज यहाँ पे रख लेते हैं 2000, जिसका मतलब है कि 2 सेकंड के लिए ये वाला फंक्शन प्ले होना है। ठीक है। और फंक्शन के केस के अंदर तो फंक्शन की कैटेगरी में हम लोग बताएंगे कि इसने कौन सा फंक्शन प्ले करना है, सॉरी या फंक्शन इसने परफॉर्म करना है इन फॉर्म ऑफ अनोनिमस फंक्शन। अब फंक्शन की केस में हम लोग उसको सिर्फ ये बताएंगे कि आपने जो ऑलरेडी हमारे पास बटन है जिसके ऊपर एनिमेशन लगी हुई है, आपने सिर्फ उसमें से उस एनिमेशन को रिमूव कर देना। तो जो हमारे पास लाइन ऑफ कोड पहले लगी थी प्रेस्ट की एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए, हम लोग सिर्फ उसी एनिमेशन को रिमूव कर रहे हैं आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो अगेन हम लोग वापस अपने एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं या पेज की तरफ चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब मैंने डब्ल्यू प्रेस किया, 2 सेकंड के लिए डब्ल्यू प्रेस हुआ और वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। सिमिलरली A S D J K L, जितने भी बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ ये 2-2 सेकंड के लिए एनिमेशन प्ले करते हैं, या 2 सेकंड के लिए प्रेस होते हैं, और उसके बाद वापस अपनी जो ओरिजिनल कंडीशन है उसमें आ जाते हैं। ये जो इसकी डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ रही है उसमें ये वापस आ जाएंगे। ये press हो रहे हैं, हम इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो अपनी मर्जी से कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2000 की बजाय मैं 200 कर देता हूँ, मतलब ये सिर्फ 200 मिली सेकेंड के लिए एनिमेशन प्ले होगी, और उसके बाद वापस जो बटन है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे। तो जितने भी बटन नॉर्मल एनिमेशन के बाद प्ले हो रहे हैं और ओरिजिनल कंडीशन में आ रहे हैं। तो एक काम, ये एक इसका जो टास्क है हमने ये कंप्लीट कर लिया कि जिस बटन के ऊपर
क्लिक करता जा रहा हूँ उस बटन की एनिमेशन भी प्ले हो रही है, और एनिमेशन के साथ साथ जो रेलिवेंट साउंड है उस इंस्ट्रूमेंट का वो भी प्ले हो रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि मैं ज़रूरी नहीं कि जो माउस है उसके साथ इस बटन को क्लिक करूंगा। हो सकता है कि मैं की कोई प्रेस करूं, फॉर एग्जांपल WASD JKL, इनमें से कोई भी की मैं अपने कीबोर्ड के थ्रू प्रेस करूं, तब भी ये साउंड हमारे पास प्ले होनी चाहिए विद प्रॉपर एनिमेशन। तो अब इस केस में क्या होगा कि हमने जो अभी इवेंट लिसनर लगाया है ये बटन्स के ऊपर लगाया होगा, तो उसमें अब क्योंकि बटन का कोई रोल नहीं है, वो आपकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट के ऊपर लगेगा, तो मैं कह सकता हूँ डॉक्यूमेंट पूरे के ऊपर आप एक इवेंट लिसनर लगा दें। और इवेंट लिसनर के लिए गेन दो पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना पड़ेगा कि इवेंट क्या है, और दूसरा उस इवेंट के अकर होने की सूरत में कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना है। तो इवेंट के केस में हम लोग कह देते हैं कि जी हमारे पास जो इवेंट है वो की प्रेस का इवेंट होगा, ठीक है। और फंक्शन जिस तरह हम लोग इससे पहले डिफाइन करते आ रहे हैं, ये भी एक एनोनिमस फंक्शन होगा, और उस एनोनिमस फंक्शन में हम लोग डिफाइन कर देंगे, सॉरी ये एक हमारे पास ब्रैकेट एक्सट्रा होगी। तो इस एनोनिमस फंक्शन में हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब यहाँ पे जो हमारे पास की प्रेस है वो इवेंट एज अ पैरामीटर भी पास होगा। ये चीज़ नोट्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, तो उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा। और इवेंट हमें बताएगा कि कौन सी की रन टाइम के ऊपर प्रेस हो रही है। तो इन दोनों फंक्शंस को एज इट इज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे क्योंकि बटन नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपनी इसी इवेंट की को, तो मैं उससे कहूंगा इवेंट डॉट की। तो ये मुझे इवेंट बता देगा कि कौन सी की उसने रन टाइम के ऊपर प्रेस की है। तो अब कंडीशन सिर्फ वही रही, मैंने एक इवेंट लिसनर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर दिया कि मेरा डॉक्यूमेंट जब लोड हो जाए तो उस लोड होने के बाद जैसे ही कोई की प्रेस हो तो इन कीज के अगेंस्ट ये वाले काम होने चाहिए। तो मैं इसको सेव करके वापस अपने वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब इनमें से कोई सिर्फ की प्रेस के ऊपर हमारी जो साउंड है वो प्ले हो रही है, मतलब मुझे इसको मैन्युअली जाके क्लिक नहीं करना पड़ रहा। अगर मैं सिर्फ प्रेस कर देता हूँ अपने कीबोर्ड से तो रेलिवेंट साउंड हमारी एग्जैक्टली प्ले हो जाएगी। इनके अलावा मैं कोई और की प्रेस करता भी रहूँ तो उससे मेरी जो आउटपुट है या मेरा जो एप्लीकेशन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि कंडीशंस में सिर्फ इन पांच, सॉरी कंडीशन में सिर्फ इन हमारे पास मेंशन्ड 7 कीज के बारे में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। तो अगर मैं WASD JKL में से कोई की प्रेस करता हूँ तो वो रेलिवेंट की एक एनिमेशन शो करती है और रेलिवेंट साउंड भी प्ले करती है। और अगर मैं इनमें से किसी भी बटन को क्लिक करता हूँ तो सेम फंक्शन से रिपीट होती है। तो एक छोटी सी हमारे पास एक्टिविटी थी जिसमें हम लोगों ने सेट टाइम आउट के फंक्शन के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ली। इसके अलावा इवेंट लिसनर हम लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के ऊपर, पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर, इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत ना हो गई। और तीसरे नंबर पे हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हमारे पास जो पूरे पूरा डॉक्यूमेंट है वो एक इवेंट लिसनर के तौर पे काम कर सकता है। तो इस टाइम ये कंटिन्यूअसली हमारी जो एक्टिविटी है कीबोर्ड की उसको मॉनिटर कर रहा है। तो जैसे मैं कीबोर्ड के ऊपर डब्ल्यू प्रेस करता हूँ या इनमें से कोई भी की प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो इस की के हिसाब से जो आउटकम है वो शो करवाना शुरू कर देते हैं।